क्लास में हम लोगों ने विलयन के अणुसंख्य गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स जैसे परासरण, परासरण दाब, व्युत्क्रम परासरण तथा उनके अनुप्रयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि बोर्ड पे आप देख सकते हैं, जिस पे आज हमें जो है डिस्कस करनी है, चर्चा करनी है, परासरण, विसरण, परासरण तथा विसरण में अंतर, परासरण दाब, समपरासारी विलयन, अल्पपरासारी विलयन, अतिपरासारी विलयन और उसका जो है एप्लीकेशन और प्रयोग, रिवर्स ऑस्मोसिस या व्युत्क्रम परासरण और समुद्री जल के शोधन में उसका अनुप्रयोग। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में ऐसे कुछ घटनाएं देखते हैं जिसके बारे में हम कारण के बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं। जैसे किशमिश को अगर पानी में डाल दें तो जल अवशोषित करके फूल जाता है, जबकि नमक के सांद्र विलयन में अंगूर डाल दें तो संकुचित हो जाता है, श्रिंक कर जाता है। इसी प्रकार कच्चे आम को अगर हम नमक के विलयन में डाल दें तो संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इन सारी घटनाओं के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या आपने सोचा है कभी इसके बारे में? तो इसके बारे में जो है इस सबसे रिलेटेड एक घटना है जिसे परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। परासरण में जो है शुद्ध विलायक और विलयन या तनु विलयन, सांद्र विलयन और एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अगर हम परिभाषित करना चाहें परासरण या ऑस्मोसिस को तो हम कह सकते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक विलयन तथा विलायक में से विलायक के अणुओं का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर या शुद्ध विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। फिर से हम इसको रिपीट करते हैं एक बार। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक विलायक के अणुओं का शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली जिसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं या शॉर्ट में एसपीएम कहते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी सरंध्र झिल्ली होती है जो अपने अंदर से केवल विलायक के अणुओं को जाने देती है, विलेय के अणुओं को नहीं। अर्थात ऐसी झिल्ली होती है जिसका आकार इस तरह होता है कि वो विलायक के जो छोटे अणु होते हैं उनको तो जाने देती है आर पार, जबकि विलेय के अणुओं को नहीं जाने देती है। परासरण सदैव तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर या शुद्ध विलायक से विलयन की ओर ही क्यों होता है? कभी आपने इसका कारण जानने की कोशिश की है? तो इसका कारण यह है कि शुद्ध विलायक या तनु विलयन का वाष्प दाब सदैव सांद्र विलयन या विलयन से उच्च होता है। अब अगर हम परासरण दाब को फिर से परिभाषित करना चाहें, पुनः परिभाषित करना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक विलायक के अणुओं का उच्च वाष्प दाब से निम्न स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में एक बार फिर से हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हैं कि यह एक ऐसी झिल्ली होती है जो अपने छिद्रों द्वारा
केवल विलायक के सूक्ष्म अणुओं को ही जाने देती है, विलेय के अणुओं को नहीं। प्रकृति में बहुत सारी जो है प्राकृतिक झिल्लियाँ होती हैं, जैसे अंडे की झिल्ली, बकरे का आशय, सुअर का ब्लैडर और कोशिकाओं की झिल्ली, ये सभी जो है प्राकृतिक झिल्लियाँ होती हैं। कुछ कृत्रिम झिल्लियाँ जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, कैल्शियम फास्फेट की झिल्ली, इत्यादि। जो कृत्रिम झिल्लियाँ जो है वास्तव में अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह से बिहेव करती हैं, जबकि प्राकृतिक झिल्ली उतनी अच्छी अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होती है। पराशरण को क्लियर करने के लिए विसरण के बारे में भी जानना जरूरी है। विसरण एक ऐसी घटना है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है और विलेय के अणु जो है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो है गति करके समांगी विलयन बना लेते हैं, समांगी मिश्रण बना लेते हैं। या दो गैसें जब एक दूसरे में मिक्स होती हैं तो उस घटना को विसरण कहते हैं। पराशरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, जबकि विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। पराशरण में विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर या शुद्ध विलायक से विलयन की ओर गति करते हैं, जबकि मिश्रण में विलेय के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं तथा विलायक के अणु भी स्वतः एक दूसरे में मिक्स होते हैं। पराशरण दाब को जो है हम पराशरण के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं। पराशरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब पराशरण दाब कहलाता है। पराशरण से संबंधित जो है वान-ठाप का एक नियम है, जिसकी सहायता से अवाष्पशील पदार्थों के अणुभार की गणना की जाती है, जिसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। स्टूडेंट, पराशरण के लिए जो है इसमें हम देख सकते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक पात्र है जिसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक तरफ जो है विलयन लिया गया है और दूसरी तरफ विलायक रखा गया है। विलायक में एक केस नली लगी हुई है और विलयन पर जो है दाब आरोपित करने के लिए पिस्टन पी है। आप जानते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा जो है विलयन से अधिक होता है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन से अधिक होता है, इसलिए हमने नीचे लिखा हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर उच्च और ऑस्मोटिक प्रेशर निम्न, यानी पराशरण दाब उच्च और निम्न। तो आप जानते हैं कि पराशरण दाब उच्च होने के कारण विलायक के अणु तेजी से अर्धपारगम्य झिल्ली की तरफ आते हैं, जो केवल विलायक के अणुओं को ही पैसे देती है। दाब अधिक होने के कारण विलायक की तरफ से जब विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से पास होकर विलयन की तरफ जाएंगे तो इधर का दाब जो है कुछ कम होगा। इधर से चूंकि विलायक के अणु केस नली में तल इसका नीचे गिरेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के विलयन की तरफ मूव कर रहे हैं। पराशरण की क्रिया को रोकने के लिए, यानी केस नली में विलायक के तल को पुनः उस स्थान पर ले आने के लिए, अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाने के लिए हम विलयन पर एक दाब आरोपित करते हैं और ये देखते हैं कि केस नली में विलायक का तल अपनी पूर्व पोजीशन पर आ जाए, पूर्व स्थिति में आ जाए। ऐसी स्थिति में हम दाब मापी द्वारा विलयन पर लगाया गया दाब नोट कर लेते हैं, जिससे दिए गए विलेय पदार्थ का पराशरण दाब ज्ञात हो जाता है। विलयनों के वाष्प दाब का निर्धारण करने के लिए वान-ठाप ने एक नियम दिया, जिसे पराशरण दाब का नियम कहते हैं, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वान-ठाप के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराशरण दाब उसकी मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है।
परासरण दाब को पाई या पी से तथा मोलर सांद्रता को C और तापमान को T से रिप्रेजेंट करें तो विलयन का परासरण दाब पाई प्रोपोर्शनल टू मोलर सांद्रता या पाई प्रोपोर्शनल टू C या पाई इक्वल टू CRT, जहाँ R एक स्थिरांक है जिसे विलयन स्थिरांक कहते हैं, जिसका मान 0.082 लीटर वायुमंडल पर केल्विन पर मोल होता है। यदि हम C की जगह मोलों की संख्या अपन आयतन कर दें तो आपका सूत्र जो हो जाएगा P इक्वल टू N/V इंटू RT। आप जानते हैं N क्या है? मोलों की संख्या है। मोलों की संख्या को भार अपान अणुभार के रूप में अगर व्यक्त करें तो पाई V इक्वल टू W/M इंटू RT एक रिलेशन बनता है, जिसकी सहायता से अवाष्पशील विद्युत अनवघट्यों के अणुभार की गणना की जा सकती है। समपरासारी विलयन, ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब स्थिर ताप पर समान होते हैं समपरासारी विलयन कहलाते हैं। इन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता है। यदि दो विलयन जिनमें से एक का परासरण दाब पाई1 तथा दूसरे का पाई2 और एक की मोलर सांद्रता C1 तथा दूसरे की C2 हो तो स्थिर ताप पर पाई1 बराबर पाई2 या C1 बराबर C2, क्योंकि R और T कांस्टेंट है इसलिए C1 इक्वल टू C2। अर्थात आप कह सकते हैं कि यदि स्थिर ताप पर दो विलयन समपरासारी हैं तो उनकी मोलर सांद्रताएं भी समान होंगी। अर्थात कह सकते हैं कि C1 इक्वल टू C2, C1 इक्वल टू N1/V1 और C2 इक्वल टू N2/V2 या N1 इक्वल टू W1/M1 इंटू V1 इक्वल टू W2/M2 इंटू V2। समपरासारी विलयन की सहायता से, इसमें निम्नलिखित सूत्र की सहायता से समपरासारी विलयनों के अणुभार की गणना की जा सकती है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अल्पपरासारी और अतिपरासारी विलयन। अल्पपरासारी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं और अतिपरासारी विलयन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। स्थिर ताप पर जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है या निम्न होता है उसे अल्पपरासारी विलयन कहते हैं तथा जिस विलयन का परासरण दाब उच्च होता है उसे अतिपरासारी विलयन कहते हैं। समपरासारी विलयन में परासरण दाब परासरण की क्रिया नहीं होती है। अल्पपरासारी विलयन में जो है विलयन का परासरण दाब कम होता है, निम्न होता है, जबकि अतिपरासारी विलयन में विलयन का परासरण दाब उच्च होता है। हमारी लाल रक्त कणिकाओं और 0.16 मोलर नमक के विलयन समपरासारी होते हैं। बात समझ में आ रही? आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं और 0.16 मोलर नमक का विलयन समपरासारी होते हैं। हमें जब इंजेक्शन दिया जाता है, अगर उसकी सांद्रता 0.16 मोलर NaCl के विलयन की सांद्रता के बराबर होती है तो उसमें हमें कोई पीड़ा नहीं होती। लेकिन जब हमें अल्पपरासारी या अतिपरासारी विलयन का इंजेक्शन दिया जाता है तो हमें काफ़ी पीड़ा महसूस होती है, क्योंकि हमारी कोशिकाओं में परासरण होने लगता है जिससे हमें कठिनाई उठानी पड़ती है। 0.16 मोलर नमक का विलयन हमारे आरबीसी में जो द्रव्य है उसके समपरासारी होने के कारण इसमें इंजेक्शन में कोई कठिनाई नहीं होती, किसी भी प्रकार का परासरण नहीं होता है। लेकिन जब हम लाल रक्त कणिकाओं को 0.16 मोलर नमक के विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन में डालते हैं तो
नमक के विलयन से जल रक्त कणिकाओं में चला जाता है, जिससे वो फूल करके फट जाते हैं। इस क्रिया को हीमोलिसिस कहते हैं, जिसमें रक्त कोशिकाएं द्रव्य को अवशोषित करके फूल जाती हैं और फट जाती हैं। और तीसरा केस है जब हम रक्त कणिकाओं को 0.16 मोलर सांद्रता के नमक के विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में रखते हैं, तो रक्त कणिकाओं का दाब अधिक होने के कारण रक्त कणिकाओं से द्रव्य बाहर आ जाता है, जिससे वो संकुचित हो जाते हैं। इसे द्रव्यकण संकुचन कहते हैं। तो इस तरह से हम पराशरण के एप्लीकेशन के बारे में जो है चर्चा कर सकते हैं कि इंजेक्शन में इसका उपयोग हमें क्यों पीड़ादायी होता है या क्यों कष्टदायी नहीं होता है। पहले में संपराशरी है, जिसमें पराशरण की क्रिया नहीं होती है। अल्प पराशरी विलयन में जो है इंडोऑस्मोसिस होता है, अर्थात कोशिकाएं जो है आरबीसी की कोशिकाएं द्रव्य को अवशोषित करके फूल जाती हैं और फट जाती हैं। जबकि तीसरे केस में एक्सोऑस्मोसिस होता है, अर्थात वही पराशरण होता है जिससे कि रक्त कोशिकाएं श्रिंक कर जाती हैं, अर्थात सिकुड़ जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्युत्क्रम पराशरण तथा समुद्री जल का शोधन। पराशरण के बारे में आपने अध्ययन किया अभी। व्युत्क्रम पराशरण, व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा, रिवर्स। इसका मतलब कि पराशरण के विपरीत जो प्रक्रम होता है उसको व्युत्क्रम पराशरण कहते हैं। व्युत्क्रम पराशरण को कैसे परिभाषित करेंगे? जब विलयन पर पराशरण दाब से उच्च दाब लगाया जाता है तो पराशरण की क्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है। इस घटना को व्युत्क्रम पराशरण कहते हैं। व्युत्क्रम पराशरण द्वारा कठोर जल का शोधन तथा समुद्री जल का शोधन किया जा सकता है। हमारे देश में मृदु जल या पीने के जल की काफ़ी समस्या है। रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए समुद्री जल का विलवणीकरण या शोधन किया जा सकता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि एक पात्र है जिसे अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा दो भागों में पृथक किया गया है। एक तरफ जो है समुद्री जल है जिस पर दाब आरोपित करने के लिए पिस्टन पी है, और अर्धपारगम्य झिल्ली की दूसरी तरफ शुद्ध जल है जिसे हम पीने के लिए पाइपलाइन के जरिए दूर दराज के क्षेत्रों में भेजते हैं। होता यह है कि सामान्य पराशरण की क्रिया शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ होती है, लेकिन अगर हम इस सिस्टम पर जो है, इस निकाय पर अगर हम पराशरण दाब से अधिक दाब आरोपित करें विलयन पर, तो विलयन में से विलायक के अणु शुद्ध जल की तरफ गति करने लगते हैं और जिससे जो समुद्री जल है वो शुद्ध हो जाता है, जिसे हम पीने के लिए यूज करते हैं।